चैप्टर 11 निष्ठा या मुग्धा। जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खोदने वाला खुद भी उसमें गिरता है। वो आदमी कोई और नहीं, इबलीस का भेजा हुआ लड़ाका था। आर्यन उसकी बातों से कुछ ज्यादा खुश नहीं था। वो उठा और वहां से फिर मिलेंगे बोलकर चल दिया। इस बात से अनजान कि उस पर आर्यन की नजर पड़ चुकी है, वो अपने घर में अपने तीरों को तैयार करने निकल गया। उधर बाजार में घूम रहे आर्यन के गुप्तचर आर्यन के कहने के मुताबिक उसका पीछा कर उससे जुड़ी हर जानकारी पता कर रहे थे। अगली सुबह आर्यन जंगल के लिए निकल रहा था कि निष्ठा ने भी जाने की जिद की। आर्यन हर बार की तरह उसे मना नहीं कर पाए। उधर वो लड़ाका फाजल भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जंगल पहुंच गया था। सब तैयारी हो चुकी थी। रातों रात उस जंगल में उस आदमी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया था। वो कहीं से बच नहीं सकता था। हरा भरा जंगल था। निष्ठा और आर्यन जंगल में अपने घोड़ों के ऊपर घूम रहे थे। वो शिकार खेलने नहीं आए थे, जंगल में यूं ही घूम रहे थे ताकि उस लड़ाके को पकड़ा जाए। आर्यन को कोई आहट न हुई। फाजल जब जंगल में पहुंचा तो जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे आर्यन की सेना ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसकी सेना को उसने भारी नुकसान किया। काफी वक्त बीत गया। निष्ठा ने वापस चलने की जिद की। उधर उस फाजल ने मौका देखते पेड़ के ऊपर चढ़कर अपना निशाना लगाया। ये आर्यन की अच्छी किस्मत थी कि उसने अपना घोड़ा मोड़ लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फाजल का छोड़ा तीर आर्यन के पास से होकर गया। वो तीर एक पेड़ को चीर गया। आर्यन और निष्ठा ने ये सब देखा। अपना निशाना चूका देख उसने एक साथ एक के बाद एक अपने तीरों की बौछार की। आर्यन ने अपनी योजना को विफल पाया। वो और निष्ठा दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। फिर वो दोनों बचते हुए एक छोटे से गड्ढे में छुपे। लेकिन तीर वहां भी आ रहा था। आर्यन बोला, इस जगह को तो कोई भी नहीं जानता, कोई यहाँ पर देख भी नहीं सकता, तो ये कैसे यहाँ तक पहुँच गया। तब निष्ठा ने एक हाथी को उस ओर आते देखा और बोली, भैया ये उस निर्दोष को मार देगा, उस हाथी को बचाना होगा। आर्यन ने कहा, निष्ठा, इस वक्त हम नहीं निकल सकते, जब तक यहाँ है सुरक्षित है। ऐसा बोलकर आर्यन ने थोड़ा बाहर की ओर देखा और फिर मुड़ कर देखा। निष्ठा गायब थी। आर्यन ने सामने देखा तो वो भागती हुई उस हाथी की तरफ जा रही थी। आर्यन ये देखकर फौरन उस जगह से बाहर आ गया। उसे निष्ठा की फिक्र थी, पर बदकिस्मती से इससे पहले कि निष्ठा उस हाथी तक जा पाती, एक तीर ने हाथी के सिर को निशाना बनाया और वो हाथी उसी वक्त जमीन पर गिर गया। निष्ठा ये देख उस हाथी के लिए रोने लगी। आर्यन ने कहा, इसने तो कोई आवाज भी नहीं की थी, फिर इसको कैसे मारा। ये तो चुपचाप चल रहा था, क्या वो सांसों की आवाज सुन सकता है। आर्यन और निष्ठा ने एक दूसरे को देखा और फिर कुछ देर अपनी सांस बंद कर ली। उन्हें ये पता लगा कि जब वो सांसें बंद रखते हैं कोई तीर नहीं चलता, पर जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं तीर चलता है। निष्ठा बोली, शब्द भेदी तो सुना था, ये तो सांस भेदी है। आर्यन बोला, हम ज्यादा देर ऐसे सांस नहीं रोक सकते। निष्ठा बोली, तो मैं उसकी सांसें रोक देती हूँ। वैसे भी एक बेकसूर जानवर को मारकर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। फिर निष्ठा ने जमीन की तरफ देखा। जिस पेड़ पर वो था वो अचानक से हिलने लगा और वो आदमी गिर गया। जमीन पर गिरते ही मिट्टी से दो दो हाथ निकले और उसे अपनी तरफ खींचने लगे। उसने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। वो भागने लगा पर आसमानी बिजली की चपेट में वो ऐसा आया कि बुरी तरह झुलस गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज गई। आर्यन भी निष्ठा का ये रूप देख कुछ डर गया। उसने निष्ठा को गले से लगाया ताकि वो शांत हो जाए। आर्यन के गले लगते ही वो शांत हो गई। आर्यन ने उसकी बुरी तरह से झुलसती लाश को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। बहुत भयानक था वो। आर्यन ने उसकी लाश को एक घोड़े पे डलवाया और उसकी लाश पर अपना एक पैगाम भी लगा के भेजा। वो जली हुई लाश मीलों का सफर तय कर सीधा इबलीस के महल पहुंची। उसकी हालत देख सब डर गए। उस खत में लिखा था, इबलीस, दोबारा इंद्रप्रस्थ का सपना देखा तो अगली बार तुम होंगे। आसमानी बिजली में जला हुआ तुम्हारा ये योद्धा तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। सम्राट आर्यन। इस खत को पढ़कर इबलीस गुस्से में चीजें तोड़ने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, निष्ठा,
ये सब उसी का किया है। मुझे वो चाहिए। आर्यन को मैं जब तक खत्म न कर दूं मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। फौज को तैयार करो। तब मंत्री कहता है, अभी भी हमें पूरी फौज तैयार करने में कुछ साल और लगेंगे। इबलीस चिल्लाया, ये मेरे बच्चे जैसे था। क्या हाल कर दिया इसका। मुझे वो लड़की चाहिए, हर हाल में और जल्द चाहिए। तब वो मंत्री हौसला देकर कहता है, वो दिन जरूर आएगा। बस थोड़ा सब्र रखे सुल्तान। उधर मुग्धा और आर्यन में प्यार गहरा होता गया। मुग्धा जितना अपने घर वालों को मना कर सकती थी, उसने किया। जहां मुग्धा अपने खुशहाल परिवार का सपना देख रही थी, वही आर्यन इन सब से परे युद्ध की तैयारी कर रहा था। वो जानता था इबलीस ज्यादा वक्त चुप नहीं बैठेगा। कभी कभी मुग्धा से आर्यन मिल लेता था। साल बीतने लगे। मुग्धा का सब्र अब खोने लगा। वो आर्यन से शादी की जिद करने लगी और आर्यन उसे मना करता रहा। निष्ठा को लेकर अब उन दोनों में अक्सर कहासुनी होने लगी। आखिर एक दिन मुग्धा ने निष्ठा को लेकर कुछ ज्यादा ही कह दिया। उस दिन वो दोनों जब बातें कर रहे थे तो एक बार फिर मुग्धा ने शादी की बात छेड़ दी। आर्यन ने साफ तौर पे कहा, मुग्धा, तुम्हें पता तो है अभी नहीं हो सकती शादी, पर मैं वादा करता हूँ जब भी करूंगा तुमसे ही करूंगा। मुग्धा बोली, इतने सालों से यही सुनती आई हूँ। एक बार पिताजी से बात कर लो। आर्यन ने हामी भर दी। मुग्धा उसे गले मिली और उसके महेंद्रपुरा आने का इंतजार करने लगी। आर्यन को उन 3 फरार आदमी जिन्होंने निष्ठा को संदूक में बंद करके जलाने की कोशिश की थी, उनकी खबर मिली। आर्यन उन्हें पकड़ने दूसरे राज्य गए थे, लेकिन उस दिन उन तीनों में से 2 बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे और एक मारा गया था। इस वजह से आर्यन तय समय महेंद्रपुरा नहीं पहुंच सके। आर्यन अपने राज्य आकर भी उन दोनों फरार हुए आदमियों को लेकर योजना बना रहे थे। वही दूसरी तरफ इबलीस ने देश में कदम रख दिया था। आर्यन हर तरफ से कामों में उलझा था। मुग्धा से माफी मांगते हुए उससे और वक्त मांगा। मुग्धा ने आर्यन से सिर्फ एक बार मिलने की ख्वाहिश रखी। आर्यन के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। हर रोज इबलीस की खबरें सुनाई देती थी। उसने कत्लेआम मचा रखा था। कोई भी राजा उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। मुग्धा को 2 महीने बाद आर्यन से मिलने का मौका मिल ही गया। मुग्धा ने आते ही आर्यन पर भड़कना शुरू कर दिया। आर्यन ने समझते हुए कहा, मुग्धा, सालों पहले निष्ठा को मारने की कोशिश की गई थी। उसके अपराधी आज भी। इसके आगे वो कुछ बोल पाता। मुग्धा ने निष्ठा को लेकर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। निष्ठा, हर बात पर निष्ठा। दुनिया में और भी कुछ है सम्राट। आपकी भी जिंदगी है। कभी कभी लगता है अगर वो ना होती तो सब कुछ इतना अच्छा होता। आर्यन को गुस्सा आ गया। खबरदार, जो उसके खिलाफ कुछ कहा तो। मुग्धा ने कहा, क्या करेंगे आप। झूठ बोल रही हूँ मैं। कितने राजा आपके दुश्मन हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके भाई हैं। आपने सोचा है, अगर वो न होती, तो आप कितनी बेहतर जिंदगी बिताते। आपका भी एक परिवार होता। आर्यन झल्ला गया, बस बहुत हो गया। निष्ठा मेरी बहन है, उसके लिए मैं किसी से भी बैर ले सकता हूँ। अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो आपको इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में चूर मुग्धा ने सीधा जवाब दिया, नहीं चाहिए आप। जिसको मेरे अलावा कोई और दिखती हो, नहीं चाहिए। आर्यन को एक झटका लगा। एक कदम पीछे हुआ और बोला, हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते। मुग्धा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन उसे ऐसा कुछ कह देगा। उसे गुस्से में बोले अपने लफ्जों का अफसोस भी हुआ। मुग्धा ने बात करनी चाहिए। आर्यन मेरी बात सुनिए तो। मैं। आर्यन न रुका और न ही उसने पीछे पलट कर देखा। आर्यन चला गया और मुग्धा वहीं पर रोती रही। आर्यन की आंखों में भी आंसू थे, पर उसने अपना दिल कड़ा कर लिया। आर्यन अपने कमरे में आया और फिर तलवार और ताज रखकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी आवाज आती है, सावधान, राजकुमारी स्वर्ण निष्ठा पधार रही है। आर्यन फटाफट अपने आंसू पोंछ लेता है। 16 साल की निष्ठा सामने आ गई। बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी, आंखों में प्यार, राजसीय जेवर और सुनहरे कपड़े में सजी धजी थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा कागज था। आर्यन को देखकर वो कूदी। भैया, भैया, देखो। नहीं, पहले आंखें बंद करो।
आर्यन ने आंखें बंद कर ली। निष्ठा बोली, हाथ आगे करो। आर्यन ने वो भी कर लिए। निष्ठा बोली, अब आंखें खोलो। आर्यन ने जब देखा वो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, उसकी और निष्ठा की। फिर निष्ठा उसके पलंग पर चढ़ी और अपनी दोनों बाहें उसके गले पर डालकर झूलती हुई बोली, कैसा लगा? आर्यन मुस्कुरा दिया, बहुत बहुत सुंदर, आपने बनाया है। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैंने बनाया है। आर्यन बोला, बहुत प्यारा है। निष्ठा अपने गाल उसके गाल के साथ लगाकर बोली, पर आपसे ज्यादा नहीं। निष्ठा का ऐसे लाड लदाना आर्यन को एक सुकून दे रहा था। फिर निष्ठा बोली, आप उदास है क्या? आर्यन ने खुद को संभालते बोला, नहीं तो। निष्ठा ने फिर कहा, आप रोए हैं क्या? आर्यन ने फिर नजरें छुपाते कहा, नहीं तो। निष्ठा बोली, फिर आंखों में नमी क्यों है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन बोला, कुछ नहीं है मेरी माँ। निष्ठा बोली, है ना आंखों में? आर्यन बोला, क्या? निष्ठा बोली, मैं। आर्यन हंस दिया। फिर निष्ठा बोली, भैया, मैं कल मेला देखने जाऊं। आर्यन बोला, अच्छा, तो ये सब कुछ मुझसे अनुमति मांगने के लिए था? निष्ठा बोली, नहीं, नहीं, वो तो अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो पूछ लिया, वरना आप मिलते ही कहाँ हैं? मैं जाऊं भैया? आर्यन ने उसे एक मुस्कुराहट के साथ देखा और बोला, ठीक है, जाओ। निष्ठा खुश होकर वहां से चली गई। जब वो चली गई तो आर्यन उसकी बनाई तस्वीर को देखकर निष्ठा की तस्वीर पर हाथ फेरता है और प्यार से कहता है, मेरा बच्चा, मेरी निष्ठा। अगले दिन निष्ठा मेला घूमने गई। उसकी सहेली शिल्पा, जो उसकी दासी भी थी, वो भी उसके साथ थी। रंग बिरंगी चूड़ियां, कहीं पर जलेबियां थी, कहीं गर्मा गर्म पकोड़े, कहीं चाट, कहीं भेल, कहीं बंदर के तमाशे, कहीं कलाबाजियां खाते लोग। झूले लगे थे, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब थे। चहल पहल थी। निष्ठा और शिल्पा दोनों बड़ी खुश थी। शिल्पा एक पतली और अच्छे नयन नक्श की लड़की थी। उसके सीधे बाल और लंबी नाक थी। पीले रंग के दासियों के कपड़े पहने वो निष्ठा के साथ मिला घूम रही थी। निष्ठा मेले में बातें करती शिल्पा से अलग हो गई। शिल्पा जब उसे यहाँ वहाँ देख रही थी तब उससे एक लड़का जाकर टकराया। शिल्पा उसे राजकुमारी की सहेली होने की धमकी देकर डराने लगी। वो एक लंबा चौड़ा लड़का था, जिसके घुंघराले छोटे बाल थे। जब शिल्पा उसे डांट लगा रही थी, तब वो बोला, क्या समझती है आप? राजकुमारी की दासी है न? राजकुमारी तो नहीं। अब हम माफी मांग रहे हैं न? गलती से लग गया। तभी जाते हुए लोगों की भीड़ में उसे फिर धक्का लगा और वो फिर शिल्पा से टकराने लगा। वो बोला, क्या कर रहे हो यार? देख के चलो न। देखा। शिल्पा फिर समझ गई कि जो भी कुछ हुआ वो जाने अनजाने हुआ। फिर वो चुपचाप वहां से जाने लगी। वो लड़का बोला, सुनो, हर्ष नाम है मेरा। मुझे किसी भी लड़की से टकराने का कोई शौक नहीं। जय राम जी की। इतना बोलकर वो जोर से हाथ जोड़ता है और चल पड़ता है। शिल्पा वापस निष्ठा के पास आती है। निष्ठा उसे जादूगर के खेल के बारे में बताती है और पूछती है कि वो अब तक कहाँ थी। शिल्पा उसे सब बता देती है। निष्ठा हंस पड़ती है। अचानक से लोग चीखने लगते हैं। इसी बीच एक खुला हुआ सांड भीड़ को चीरते हुए बड़ी तेजी से भागता आता है। जो कोई भी उसको रोकना चाहता वो उन्हें अपने सींगों से उन्हें हवा में उछाल देता। इस वजह से पूरे मेले में भगदड़ मच गई। एक औरत का भागते हुए बच्चा गिर गया। वो औरत अपने बच्चे के लिए रो रही थी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। उसका बिलखना देख निष्ठा कूद पड़ी। लोगों की भीड़ में वो बच्चा पैरों में आ रहा था। निष्ठा ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और सबसे बचाती हुई उस नन्हे शिशु को उसकी मां को दे दिया। लेकिन सामने अब सांड अंधेरी की तरह आ चुका था। शिल्पा चिल्ला पड़ी, राजकुमारी। निष्ठा को संभलने के लिए मौका भी नहीं मिला। सांड निष्ठा से बस 2 कदमों की दूरी पर था। क्या होगा निष्ठा का अंजाम? कैसे बचेगी निष्ठा? चैप्टर 12 यमदूतों की सेना। काले रंग का सांड, सींग उठाए, गुर्राते हुए निष्ठा से बस 2 कदमों की दूरी पर था कि अचानक किसी ने निष्ठा को दूसरी ओर धक्का दिया। निष्ठा गिर गई। उसके कपड़ों पर मिट्टी लग गई। उसने जब पलट कर देखा, वो एक नौजवान लड़का था। उसके घुंघराले बाल थे। कद काठी भी अच्छी थी। उसके बाजुओं में अथाह शक्ति थी।
ये वही था जो कुछ देर पहले उसकी सहेली शिल्पा से टकराया था। उस नौजवान ने पूरी ताकत से उस गुस्सैल सीन को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो बड़ी बहादुरी से, पूरी ताकत लगाए उस सांड को काबू करने की कोशिश कर रहा था। सांड बहुत शक्तिशाली था, उसके आगे टिक पाना बेहद मुश्किल था। फिर भी वो नौजवान पूरी ताकत से उस सांड को पीछे धकेलने में लगा था। निष्ठा उठी और आसपास मदद के लिए देखने लगी। वो नौजवान जख्मी हो रहा था, पर किसी भी हाल में वो सांड को रोकने में लगा था। कभी वो सांड को पूरी ताकत से पीछे करता तो कभी सांड उसको पीछे करता। दोनों के बीच घमासान था। ये लड़ाई लंबी चली, देखने वालों के लिए एक डरावना मंजर था। निष्ठा भी उस नौजवान की हिम्मत देख दंग रह गई। निष्ठा ने आगे जाना चाहा लेकिन शिल्पा ने उसे रोक दिया। निष्ठा के सैनिक भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो भी जाता वो अपने हाथ पैर जख्मी करवा आता। निष्ठा बड़ी परेशानी में थी और उसे उस नौजवान की फिक्र थी। इसी बीच उस सांड ने उस लड़के की जांघ पर सींग मारा। वो चिल्लाया पर दूसरे हाथ से उसने भी उस सांड के सींग को पकड़कर उसे काफी दूर डॉट 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 पीछे कर दिया। निष्ठा ने ये सब देखा तो अपनी ताकतों से उस लड़के और सांड में एक हवा की दीवार बनाई। एक ऐसी दीवार जो पारदर्शी थी लेकिन सांड उस दीवार को भेद नहीं पाया। वो अपने सींग उस दीवार में मारता मारता थक गया और फिर वही बैठ गया। निष्ठा ने एक रस्सी को देखा और उस लड़के को आवाज लगाकर वो रस्सी हवा में उछाल दी। उस लड़के ने फुर्ती और समझदारी दिखाते हुए उस सांड के गले में रस्सी को बांध दिया। सांड थक चुका था इसलिए वो कोई भी हरकत नहीं कर सका। उस लड़के ने फिर उस रस्सी को साथ के ही एक खंबे से बांध दिया। कुछ देर के लिए शांति हो गई, जैसे मानो कोई तूफान थम गया हो। निष्ठा भागती हुई उस लड़के के पास गई और पूछा, आप ठीक तो है? उसने कहा, जी राजकुमारी। निष्ठा ने देखा, उसके बाजुओं से खून बह रहा था और उसके पेट में भी सींग खुबने की वजह से खून निकल रहा था। निष्ठा ने बोला, आपके तो बहुत खून बह रहा है। फिर उसने आदेश दिया, सैनिकों, इन्हें तुरंत राजवैद्य के पास लेकर जाया जाए। उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन निष्ठा के आगे किसकी चली है। फिर निष्ठा महल की तरफ जाने लगी। तब शिल्पा उसे अपनी और उस लड़के के मिलने की बात बताती है। निष्ठा उसकी तारीफ करती है। जब वो महल आई तो देखा आर्यन भागते हुए उसके पास आया। वो बहुत परेशान था। निष्ठा ने उसे मेले में हुई सारी बात को बताया। आर्यन ने उस वीर से मिलने की इच्छा जताई। निष्ठा ने आर्यन के आगे उस नौजवान की जबरदस्त तारीफ की। आर्यन सुनता जा रहा था। उस रात निष्ठा उस नौजवान को लेकर बेचैन थी। पता नहीं अब कैसा होगा। वो बार बार शिल्पा से पूछ रही थी। बड़ी मुश्किल से निष्ठा ने वो रात बिताई। अगली सुबह वो उस लड़के से मिलने उसके घर चल दी। साथ में आर्यन भी था। आर्यन और निष्ठा ने देखा कि वो एक छोटे से घर में रहता है। वो एक कच्चा मकान है। घर में और कोई नहीं। एक टूटी सी चारपाई है और घर में गुजारे लायक चीजें, मिट्टी के थोड़े से बर्तन भी है। उस नौजवान ने बताया कि उसका नाम हर्ष है। एक छोटे से राज्य का वो राजकुमार है और हिमान के साथ हुए युद्ध में वो सब कुछ हार गया। अब वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहा है। आर्यन ने कहा, आपने मेरी बहन को बचाकर मुझ पे एहसान किया है, बदले में हम आपको आपका राज्य वापस दिला देंगे। हर्ष बोला, मुझे अब कोई राज्य नहीं चाहिए। मैं आम आदमी बनकर ठीक हूँ। आर्यन ने फिर पूछा, क्या करते हो गुजारे के लिए? हर्ष ने जवाब दिया, काम की तलाश है। आर्यन ने कहा, क्या तुम राजकुमारी निष्ठा के अंगरक्षक बनोगे? ये सुन निष्ठा बहुत खुश हुई। हर्ष ने इसे अपना सौभाग्य मानकर हाँ कर दिया। आर्यन ने कहा, आज से आप महल में रहेंगे। निष्ठा जहाँ जाएंगी आपको जाना होगा। हर्ष ने कहा, राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हम जान भी दे देंगे और जरूरत पड़ी तो जान ले भी लेंगे। आर्यन और निष्ठा वहां से चले गए। निष्ठा ने आर्यन की तारीफ की। बहुत जल्द हर्ष और निष्ठा अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन शिल्पा, हर्ष और शिल्पा में अक्सर अनबन रहती। दोनों ही एक दूसरे से लड़ते रहते और निष्ठा उन दोनों को चुप कराती रहती। आर्यन अपने टूटे हुए दिल के साथ कामकाज देखता रहा। मुग्धा और आर्यन एक दूसरे को दिन रात याद करते पर कोई भी अब बात करने को राजी न था।
इसी बीच इबलीस अपनी बड़ी सेना को लेकर इंद्रप्रस्थ तक आ चुका था। जब इबलीस को निष्ठा की सभी ताकतों के बारे में पता चला तो वो अब ये युद्ध इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, निष्ठा को हासिल करने के लिए हो गया था। आर्यन अपनी सेना और तमाम राजाओं के साथ युद्ध की तैयारी को और भी तेजी से पूरा करने लगे। हाथी, घोड़े, तीर, तलवार, सेना, भाला, सब कुछ तैयार था। इबलीस ने युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती की खबर दूर तक गई। मुग्धा भी इस युद्ध की खबर सुन बहुत डर गई। सबको पता था कि वो लाखों की सेना लेकर, कई तरह के नए हथियार लेकर इस युद्ध को आया है। हर्ष ने आर्यन से युद्ध में जाने की इच्छा रखी, लेकिन आर्यन ने निष्ठा की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए उसे अनुमति नहीं दी। आर्यन भी तय दिन पर युद्ध के लिए अपने राजाओं और सेना को लेकर युद्ध के लिए निकलने लगा। निष्ठा अपने भाई को लेकर परेशान हो गई। आर्यन युद्ध के लिए तैयार होकर टीका करवाने निष्ठा के पास गया। निष्ठा का डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। आर्यन मुस्कुराया और निष्ठा उसके गले लगकर रोने लगी। आर्यन ने उसे समझाया। निष्ठा ने आर्यन को तलवार दी। आर्यन ने उसका माथा चूमा और चल दिया। जाते हुए उसने हर्ष को बुलाया और कहा, निष्ठा का ख्याल रखना। वो बहुत जिद्दी है, गुस्सा भी बहुत करती है, लेकिन उसे प्यार से समझाओगे तो मान जाएगी। अगर कभी जरूरत पड़े तो उसे डांट भी देना, पर उसका दिल मत दुखाना। आर्यन ये बोलते हुए थोड़ा भावुक हो गया। हर्ष ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमारी को मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इंद्रप्रस्थ के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। आप जब वापस आएंगे तो भी आपको ये इंद्रप्रस्थ ऐसा ही मिलेगा। फिर वो दोनों गले मिले और आर्यन चल दिए। निष्ठा आर्यन को जाते हुए एक मीनार से देख रही थी। उसकी भीगी आंखें कहीं आर्यन को कमजोर न कर दे, इसलिए आर्यन ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। आर्यन अपनी सेना और विजयघोष के साथ किले से बाहर निकल गया। आगे सभी राजाओं की सेना उसका इंतजार कर रही थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि दोबारा कभी मिलना होगा या नहीं। अगर मिलेंगे तो कब। दोनों सेनाएं तय वक्त पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। इबलीस की सेना राक्षसों की सेना थी, इतनी भयानक। उसकी सेना में अजीबोगरीब लोग थे। सब अलग अलग तरह की कानों के पर्दे चीरने वाली आवाजें निकाल रहे थे। उनके हाथों में भाला नहीं, एक अलग किस्म का डंडा था जिसके ऊपर इंसानी खोपड़ी लगी थी। उन सब के लंबे नाखून थे, मिट्टी से सने, गंदे और लंबे बाल थे। शरीर ऊपर से नंगा और नीचे सिर्फ ऊन की एक चादर लपेटी थी। उनकी बाजुओं पर कांटों की तारें बंधी थी। नाक के बीच में लोहे की नथ थी। जब वो एक साथ खड़े होकर हो करते थे तो यूं लगता था कि जैसे यमदूत धरती पर आकर खुद मैदान में लड़ने कूदे हैं। बेहद डरावनी ये सेना किसी की भी सोच समझ से परे थी। निष्ठा ये सब कुछ पानी से भरी एक थाली में देख रही थी। इतनी भयानक सेना देखकर सारे घोड़े और हाथी अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। राजाओं में भी आपस में बातें होने लगी। आर्यन ने उन सबको हौसला दिया और युद्ध के लिए जोश को भर दिया। इबलीस बोला, सुना है, तुम्हारी बहन कुदरत को मुट्ठी में कर सकती है। वो कुछ भी कर सकती है। सम्राट, तुम्हारे बाजुओं में दम है या नहीं? अगर तुम में दम है तो बिना किसी ताकत के मुझसे जीत कर दिखाओ। नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम जो भी हो वो अपने नहीं, अपनी बहन की ताकतों की वजह से हो। आर्यन बोला, ये तेरा डर है इबलीस। फिक्र मत कर, तेरे मेरे बीच में कोई ताकत नहीं आएगी। ये मर्दों का मुकाबला है। तू अपना देख ले, सेना तो मर्दों की नहीं लगती। इबलीस झल्ला गया, लौट जा, नहीं तो इस बार तू तो क्या कोई भी एक यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। आर्यन बोला, बात कम कर, बस काम कर। इबलीस ने युद्ध के लिए हमले का आदेश दिया। एक ही बार में सब कुछ एक साथ हो गया। हाथी दौड़ पड़े, घोड़ों की हिनहिनाहट से पूरा मैदान गूंज गया। तोपों के गोले का शोर कान सुन्न कर रहे थे। तलवारें टकरा रही थी, खून खराबा शुरू हो गया था। आसमान हो या धरती, दोनों वीरों के खून से लथपथ थी। ये दृश्य इतना डरावना था कि देखने वाला बस ये मंजर देखकर ही दिल के दौरे से मर जाता। आर्यन की सेना भूखे शेरों की तरह इबलीस की सेना पर टूट पड़ी। कोई घायल होता, कोई अपनी बाजू खोता, कोई अपना पैर तो कोई अपनी जान ही खो देता। रोज सूरज चढ़ता, शाम होती और रोज यूं ही लाखों सैनिक मारे जाते।
इबलीस के सैनिक दिखने में ही नहीं असल में भी खूंखार थे। उनके बड़े नाखून आर्यन की सेना के पेट चीर देते थे, सीने में हाथ डाल जिस्म से दिल निकाल लेते थे। लड़ते वक्त ऐसी भयानक आवाजें निकालते थे कि सामने वाला अपना होश खो देता था। दोनों ही सेनाओं का बराबर लहू बह रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे ये युद्ध धरती के आखिरी दिन तक खत्म नहीं होगा। निष्ठा सिवाय देखने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आर्यन ने पहले ही अपनी जुबान दी थी कि इबलीस और उसके बीच कोई नहीं आएगा। इस युद्ध में राजकुमार अक्षत के पिता शहीद हो गए। अक्षत के दिल में निष्ठा के लिए एक गुस्सा पनप गया। वो निष्ठा से बदला लेने का मन बना चुका था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर निष्ठा ना होती तो उसके पिता जीवित होते। वही दूसरी ओर मुग्धा के पिता और उसके सभी भाई भी इस युद्ध में मारे गए। मुग्धा के दिल में आर्यन और निष्ठा को लेकर दिल में जहर भर चुका था। मुग्धा और अक्षत दोनों ही आर्यन की हार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही बाकी लोग आर्यन और उसकी जीत की दुआ करते थे। महीने बीत चुके थे, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रोज कोई बुरी खबर किसी न किसी घर में पहुंचती। लोग निष्ठा के पास गुहार लगाते कि वो तो एक झटके में ये युद्ध खत्म कर सकती है, तो वो एक पल में ये सब खत्म क्यों नहीं कर देती। निष्ठा मजबूर थी। हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था। कई महीनों बाद एक अच्छी खबर आई कि आर्यन ने इबलीस की सबसे बड़ी ताकत, उसके सेनापति को मार दिया है। इस खबर से हर किसी को लगा कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता। सेनापति की मौत के बाद इबलीस की हालत खस्ता होने लगी। आर्यन की सेना में भी जल्दी युद्ध खत्म होने की बातें चल रही थी। सर्दियां जा चुकी थी और अब गर्मियां शुरू हो चुकी थी। मुग्धा प्यार में मिले धोखे और अपने पिता और भाइयों को खोने का गम अपने बदले में तब्दील कर चुकी थी। आर्यन की किसी भी जीत से उसे खुशी नहीं थी। वो एक आदमी को कुछ पैसे देकर एक पोटली देती है। उस रात इबलीस के सभी सैनिक दिन के युद्ध के बाद थक कर आराम कर रहे थे कि आसमान से एक के बाद एक सैकड़ों तीर उनके तंबू टेंट पर चले। तीर कोई आम नहीं, इन तीरों के आगे आग के गोले बंधे थे। इस तीरंदाजी से उन सैनिकों में भगदड़ मच गई। बहुत सैनिक जख्मी हो गए और बहुत सारे हथियार और गोला बारूद बर्बाद हो गया। इबलीस इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका उस रात बहुत नुकसान हुआ। उसे बिल्कुल भी सपना नहीं था कि आर्यन की सेना इतनी दूर आकर ऐसा हमला कर सकती है। सारी रात इस हमले से अपने नुकसान को गिनता रहा और दुखी होता रहा। अगले दिन फिर युद्ध के लिए आर्यन की सेना तैयार थी, पर युद्ध शुरू होते ही लड़ने से पहले आर्यन की सेना खून की उल्टी करने लगी। आर्यन और उसके साथी राजा अपनी सेनाओं की यही हालत देखकर परेशान हो गए। अचानक ये सब क्या हुआ? इबलीस की सेना आर्यन की सेना को ऐसे हाल में देख जोश से भर गई। उन्होंने आर्यन की सेना को मारना शुरू कर दिया। अपनी सेना को बचाने के लिए आर्यन को मैदान छोड़ना ही था, क्योंकि अब उसके पास भी सेना ज्यादा नहीं थी। निष्ठा ये सब कुछ उस पानी में देखकर युद्ध के लिए खुद को तैयार करने लगी। हर्ष ने जब ये देखा तो उसको पूछा। निष्ठा ने जवाब दिया, सम्राट खतरे में है, मुझे जाना होगा। हर्ष ने उसे रोका। निष्ठा ने बड़ी जिद की। निष्ठा को रोकने के लिए आखिर हर्ष को तलवार निकालनी पड़ी। निष्ठा ने जब आर्यन तक पहुंचने में हर्ष को एक रुकावट माना तो वो हर्ष से लड़ पड़ी। शिल्पा भी ये सब देखकर निष्ठा को समझाने लगी। निष्ठा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस आर्यन के पास जाना था। शिल्पा ने बहुत समझाया कि हर्ष उसकी बेहतरी के लिए रोक रहा है, पर निष्ठा के लिए सब बेकार की बातें थी। उधर आर्यन अपने सैनिकों को युद्धभूमि से ले जाने के लिए खुद मदद को आगे आए। इसी बीच इबलीस ने आर्यन के पैर पर तीर चलाया। क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? कैसे बचाएगी निष्ठा आर्यन की जान? चैप्टर 13 मुग्धा की गिरफ्तारी। निष्ठा ने हर्ष और शिल्पा को रस्सी से बांधकर एक कमरे में एक साथ कैद कर दिया। उधर जब इबलीस ने आर्यन पर तीर चलाया तो उसके मुंह से धीमे से निष्ठा निकल गया। अपने महल में निष्ठा चलते हुए रुक गई। उसकी आंखें आसमान पर टंग गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई। घबराहट में उसने अपना हाथ दिल पर रखा और कहा, इंसान में कैद मेरी ताकत, सामने आओ। कहीं दूर धूल उड़ाता, घोड़े को हवाओं से बातें कराता, जिसकी बाजुएं मजबूत थी, चेहरा चमकदार, चौड़ा सीना,
ऊंची कद काठ, उसके हाथ में चमकती हुई खून को प्यासी तलवार थी। उसके साथ एक बड़ी सेना तेजी से भाग रही थी। इबलीस आर्यन को जख्मी देख खुश हुआ। उसने दूसरा तीर चलाया, पर ये तीर आर्यन को छुआ नहीं। ये किसी की तलवार ने काट दिया। ये कोई और नहीं, ये योद्धा राजा अक्षत था। हाँ, वही राजा जो बचपन में निष्ठा के महल में आकर उसकी रंगोली खराब कर चुका था। वो ही राजा अक्षत जिसके दिल में निष्ठा के लिए गुस्सा था, और वो ही अक्षत जो कभी सिकंदर था। आर्यन पीछे मुड़ा। करीब 22-21 साल के इस युवक को देखकर आर्यन भी कुछ हैरान हुआ। वो बोला, सम्राट की जय हो। मैं राजगढ़ का राजा अक्षत हूँ। मेरे पिता ने इसी युद्ध में अपनी कुर्बानी दी है। आर्यन ने उसकी तारीफ की। फिर अक्षत ने कहा, मैं आपकी सहायता के लिए सेना लाया हूँ। अक्षत की सेना बहुत बड़ी थी, ताकत और जोश से भरी। आर्यन ने एक बार फिर युद्ध शुरू कर दिया। अक्षत की बहादुरी और सूझबूझ से आर्यन को बहुत फायदा हुआ। आर्यन उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित भी हुआ। आर्यन और अक्षत अच्छे दोस्त बन गए। वो युद्ध काफी लंबा चला। वो दोनों सूरमाओं के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। लेकिन आखिर में इबलीस को भागना पड़ा। आर्यन युद्ध जीत गया। ये खबर जब फैली तो सभी बहुत खुश हुए। पूरे 6 साल बाद आर्यन निष्ठा से मिलने वाला था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे गम की काली घटाएं छट गई हों। युद्ध खत्म होने के बाद आर्यन अक्षत से मिला। उसके पिता के जाने पर अफसोस जताया। तब अक्षत ने कहा, जब मुझे पता चला तो मैं पहले आपकी बहन से बहुत नाराज था। मुझे लगता था कि अगर वो ना होती तो ये सब ना होता। एक पल में आर्यन को मुग्धा की ठीक ऐसी ही कई बातें याद आ गई। पर अक्षत ने आगे बोलना शुरू किया, जिससे वो वापस अपने आज में आ गया। अक्षत ने बोला, बाद में एहसास हुआ, योद्धा तो रणभूमि में मरने या मारने जाते हैं, चाहे वजह कोई भी हो। आर्यन ने कहा, तो क्या अब आप नाराज नहीं? अक्षत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। पर अफसोस है कि पिताजी नहीं। आर्यन ने उसे गले लगाया और उसे हौसला दिया। अक्षत बोला, मैं जानता हूँ कि आपने भी अपने पिता को ऐसे ही युद्ध में खोया था, इसलिए आप मेरी प्रेरणा है। आर्यन ने उसे धन्यवाद किया और पूछा, अब आगे जिंदगी में क्या सोचा है? अक्षत बोला, अपने राजगढ़ का ख्याल रखना है। आर्यन ने कहा, और शादी? अक्षत बोला, आपने क्यों नहीं की? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने हाथों की लकीरों में झांकते हुए एक लंबी आह भरी। फिर बोला, अक्षत, मेरी एक बहन है जो सारी दुनिया से अलग है। उस पर कितनों की बुरी नजर है। उसे उन सब से बचाते हुए कब मैं यहाँ तक पहुँच गया, कुछ पता ही नहीं चला। उसको लगता है कि दुनिया में बस प्यार होना चाहिए, पर दुनिया ऐसी तो नहीं है ना। जब तक मैं उसकी जिम्मेदारी से आजाद नहीं होता, मैं किसी को वक्त नहीं दे सकता। वैसे अब तो वो बड़ी हो गई होगी, पता नहीं कैसे दिखती होगी। अक्षत ने कहा, तो अब आप उसकी शादी कर दीजिए। आर्यन बोला, उससे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं जिसे भी ढूंढूंगा वो मान जाएगी, पर मेरे लिए मानेगी। मैं चाहता हूँ कि वो अपना साथी अपनी मर्जी से चुने, जिसके साथ वो खुश हो। अक्षत ने कहा, कुदरत को आजाद रहना अच्छा लगता है। आप मत बांधिए उसे, वो खुद फैसला करेगी कि उसे किस तरफ बहना है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन बोला, नहीं, वो मेरे आगे किसी को नहीं सोचती। जो कोई भी हम दोनों के बीच आएगा, वो उसके गुस्से का कारण बनेगा, यानी कि मौत। बचपन में कहती थी कि सिकंदर आएगा। ये सुनकर अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके दिल में हलचल होती है। आर्यन आगे बोला, ये सिकंदर अच्छा है कि बुरा, पता नहीं, पर इससे भी निपटना पड़ेगा। फिर आर्यन ने अक्षत को अपने महल चलने को कहा, लेकिन अक्षत ने विनम्रता से मना कर दिया। आर्यन के आने की खबर सुन निष्ठा के पैर जमीन पर नहीं थे। उसने पूरे महल को सजाया। आर्यन की पंसद के सारे पकवान उसने खुद बनाए। आर्यन ने जैसे ही इंद्रप्रस्थ में कदम रखा, उसने देखा कि हर रास्ते पर फूल बिछे हैं। पेड़ों पर कोयल, पपीहा गा रहे हैं। उत्सव मनाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों का शोर था। लोग आर्यन को मालाएं पहना रहे थे। सड़कों पर रंगोलियां बनी थी। पूरा इंद्रप्रस्थ सजा था। आर्यन जब महल की ओर आए तो उनकी नजर बेताबी से इधर उधर निष्ठा को ढूंढ रही थी, पर निष्ठा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे लोग दिख रहे थे,
पुराने दास दासियां दिख रही थी पर वो नहीं। तभी सामने हर्ष आता दिखा। आर्यन ने मिलते ही बोला, राजकुमारी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? हर्ष ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा किया। आर्यन हंस पड़ा। आर्यन ने सवाल किया, कहाँ है वो? हर्ष ने कहा, मैं आपको उन्हीं के पास ले जाने आया हूँ। आर्यन सारे महल को देख रहे थे। हर्ष बता रहा था, ये रंगोली राजकुमारी ने खुद बनाई है। ये सजावट भी उन्होंने ही की है। आर्यन हैरान था कि निष्ठा ये सब काम भी करना सीख गई है। कुछ आगे आया तो उसने देखा दूर से कोई चलता आ रहा है। वो लड़की थी, कोई अजनबी सी। उसके लंबे काले घने घुंघराले बाल थे जो उसकी कमर को छू रहे थे। उसका सुडौल शरीर था, गोरी चमकदार त्वचा, तीखे नैन नक्श, नाजुक कोमल होंठ। वो सिर से पांव तक कोई अप्सरा लग रही थी। उसकी नीली नशीली आंखें। आर्यन को देखते ही वो भागती हुई उस ओर दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका दुपट्टा दूर तक फर्श पर फैला हुआ था। आर्यन ने हर्ष की ओर कुछ हैरानी से आंखों ही आंखों में सवाल किया। हर्ष ने कहा, आपकी निष्ठा। इतना सुनते ही आर्यन की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो 16 साल की राजकुमारी निष्ठा, जिसे वो छोड़कर गए थे, वो एक नवयौवना बन चुकी थी। सफेद सुनहरे कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके जेवर उसे चार चांद लगा रहे थे। वो भागती हुई आई और 2 कदमों की दूरी पर खड़े हो गई। इसके बाद हर्ष वहां से चुपचाप चला गया। निष्ठा ने देखा, आर्यन के अब दाढ़ी है। उसका चौड़ा सीना, चेहरे पर गंभीरता थी। निष्ठा एक छलांग लगाकर आर्यन से लिपट गई। फिर लिपट कर कुछ आंसू भर कर बोली, आपकी तो दाढ़ी भी आ गई। आर्यन हंस पड़ा। आर्यन उसके नाक को खींचकर बोला, पिद्दी सी, इतनी बड़ी हो गई। फिर दोनों हंसे। आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया, उसका माथा चूमा। फिर निष्ठा बोली, चलो चलो भैया, कुछ दिखाना है। आर्यन का हाथ पकड़ फिर वो उसे एक जगह लेकर जाती है जहां पर रंगोली में आर्यन का चेहरा बना होता है। आर्यन उसे देखकर भावुक हो जाता है। आर्यन जब सवाल करता है कि ये किसने बनाई, निष्ठा मुस्कुराकर कहती है, आपकी निष्ठा ने। आर्यन को समझ नहीं आता वो क्या कहे। फिर वो आराम करने चला जाता है। जब वो खाना खाता है तो उसे यूं लगता है जैसे जिंदगी में इससे अच्छा खाना उसने कभी खाया ही नहीं था। वो निष्ठा को इतना बड़ा देखकर हैरान भी था लेकिन खुश भी। निष्ठा और वो उस रात बहुत बातें करते हैं। बातों बातों में आर्यन निष्ठा को अक्षत की बहादुरी के बारे में बताते हैं। आर्यन बोलता रहता है और निष्ठा उसे चुप करके सुनती रहती है। आर्यन बोलता है, याद है बचपन में किसी ने तुम्हारी रंगोली खराब कर दी थी? निष्ठा का कोई जवाब नहीं था। आर्यन बोला, याद है कि। जब वो मुड़ा तो देखा निष्ठा सो चुकी है। उसके चेहरे पर सुकून था। इसी बीच हर्ष कमरे में दाखिल होता है और कहता है, कल महेंद्रपुरा जाने के लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं। लेकिन आर्यन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। हर्ष देखता है कि आर्यन का सारा ध्यान सोई हुई निष्ठा पर है। हर्ष बताता है, सम्राट, आज बड़े सालों बाद राजकुमारी निष्ठा इतने सुकून से सो रही है। जब आप यहाँ नहीं थे, न वो दिन में सोती थी न रात को। आपको बहुत याद करती थी। निष्ठा की आप में जान बसती है। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और हर्ष इजाजत लेकर चला गया। आर्यन उसका सिरहाना ठीक करता है, फिर उसका माथा चूमता है और मुस्कुराहट के साथ चला जाता है। अपने कमरे में आकर मुग्धा को लेकर बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि कल जब उससे मिलेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा। अगली सुबह आर्यन की जाग तलवारों की आवाज से खुली। उसने जब खिड़की से झांका तो पाया निष्ठा और हर्ष आपस में तलवारबाजी का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों जबरदस्त। आर्यन ये देख खुद को रोक नहीं पाया और वो उसी जगह पहुंच गया। आर्यन निष्ठा की ऐसी तलवारबाजी देख दंग रह गया। निष्ठा को इतना बहादुर बनते देख आर्यन बहुत खुश था। आर्यन ने भी निष्ठा के साथ 2 टूक हाथ किए। वो निष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ। निष्ठा भी बहुत खुश थी। जब निष्ठा को आर्यन के महेंद्रपुरा जाने का पता चला तो वो भी जाने की विनती करने लगी। आर्यन मान गया और दोनों जने महेंद्रपुरा पहुंचे। मुग्धा को जब आर्यन के यूं अचानक आने की खबर मिली तो वो बहुत घबरा गई। उसको एक पल ऐसा लगा था कि आर्यन ये जान चुका है कि उसी ने इब्लीस के साथ हुए युद्ध में उसके सैनिकों को जहर दिया था।
आर्यन को देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। मुग्धा अपने महल में अपनी माँ और भाभी के साथ रहा करती थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। आर्यन ने मुग्धा को दोस्त की तरह हौसला दिया, लेकिन मुग्धा के दिल में प्रतिशोध की अग्नि भड़क चुकी थी। आर्यन ने उसके पिता और भाई के शौर्य और बहादुरी की खूब तारीफ की और उन्हें खोने का अफसोस भी जाहिर किया। मुग्धा ने आर्यन के साथ अच्छा और शालीन व्यवहार करते हुए उसे शरबत दिया। उस शरबत में खास ये था कि उसमें जहर था। मुग्धा के लिए उसका शिकार उसके पास खुद चलकर आया था। अपने टूटे दिल और अपनों की मौत से वो पागल हो चुकी थी। निष्ठा और आर्यन से बदला ही अब उसका एकमात्र उद्देश्य था। आर्यन जब मुग्धा से अकेले मिलने आए तो मुग्धा ने आर्यन को शरबत दिया। मुग्धा ने देखा कि आर्यन ने बातों बातों में अपना शरबत खत्म कर लिया है। वो बस अब उस जहर के असर का इंतजार कर रही थी। वक्त काफी बीत गया लेकिन अभी तक आर्यन तंदुरुस्त था। उसे कुछ भी नहीं हुआ। मुग्धा ये देख और भी परेशान हो गई। आर्यन उसे हर तरह से मदद की बात कर रहे थे। जब आर्यन महेंद्रपुरा के मंत्री से बात करने के लिए गए तो मुग्धा ये समझ नहीं पाई कि आखिर आर्यन को कुछ हुआ क्यों नहीं। वो इस कश्मकश में उलझी ही थी कि निष्ठा ने मुग्धा के कंधों पर हाथ रखा और बोली, जहर होगा तो असर करेगा ना। इतना सुनते ही मुग्धा के चेहरे से हवाइयां उड़ गई और उसका रंग पीला पड़ गया। वो नजरें चुराने लगी। निष्ठा मुस्कुराए और बोली, सच सामने आने का वक्त आ गया है। सम्राट आर्यन अपने काम खत्म करके निष्ठा के साथ दोबारा महेंद्रपुरा पहुंच गए लेकिन मुग्धा उन्हें नजर नहीं आई। उन्होंने सवाल भी किया लेकिन निष्ठा कोई बहाना बना देती। आर्यन और निष्ठा महेंद्रपुरा लौट चुके थे। अगले दिन राज्यसभा में आर्यन होने मंत्रियों के साथ युद्ध में हुए नुकसान का पूरा जायजा ले रहे थे। इसी दौरान एक सैनिक आकर बोलता है, सम्राट, राजकुमारी निष्ठा राज्यसभा में आने की अनुमति चाहती है। आर्यन ने इजाजत दे दी। निष्ठा अंदर आई और बोली, सम्राट की जय हो। मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहती हूँ। आर्यन ने मुस्कुराकर इजाजत है कह दिया। निष्ठा ने एक ताली बजाई और फिर जो सबने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सबसे बड़ा झटका तो आर्यन को लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निष्ठा के पीछे बेड़ियों में बंदी मुग्धा चल रही थी। आर्यन अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। राजदरबार में सब लोग आपस में बातें करने लगे। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। मुग्धा उदास और उसकी आंखों पर रोने की वजह से सूजन थी। आर्यन ने सवाल किया, ये सब क्या है? निष्ठा ने जवाब दिया, आपको याद होगा जब रणभूमि में आपके सिपाही अचानक एक साथ खून की उल्टी करने लगे थे। आर्यन ने कहा, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। निष्ठा ने आगे कहा, उनके पानी में जहर मिलाया गया था। वो जहर भेजने वाला कोई और नहीं, राजकुमारी मुग्धा थी। आर्यन हैरान रह गया। निष्ठा ने आगे कहा, इतना ही नहीं सम्राट, कल जब आप महेंद्रपुरा एक दोस्त बनकर इनके दुख में शामिल होने गए तो कल इन्होंने आपके शरबत में भी जहर मिलाया। पर अफसोस ये कामयाब न हो सकी और आज यहाँ राज्यसभा में आपके सामने हाजिर है। आर्यन ने कहा, असंभव। मुग्धा ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी को नुकसान नहीं कर सकती। हम जानते हैं उसे। निष्ठा ने जवाब दिया, औरत जब प्यार करती है तब वो आदमी की सबसे अच्छी दोस्त होती है और जब उसका प्यार खत्म हो जाता है तब वो उसी की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन जाती है। आर्यन बोला, क्या सबूत है आपके पास? निष्ठा ने जवाब दिया, सबूत भी है और गवाही भी। आर्यन ने आदेश दिया, गवाह पेश किया जाए। मुग्धा ने फिर कुछ ऐसा सच बोला जो आर्यन की सोच समझ से भी परे था। आखिर क्या कहा मुग्धा ने जिससे आर्यन का दिल बुरी तरह से बिखर गया। चैप्टर 14 रोबिंदो। मुग्धा बोली, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने ही आपको हारा हुआ देखने के लिए आपकी सेना को जहर दिया था। ये भी मानती हूँ कि मैंने कल आपके शरबत में जहर देकर आपको मारने की कोशिश की है। आर्यन को यकीन नहीं था कि ये वाकई मुग्धा बोल रही है। निष्ठा ने कहा, सम्राट, जब आपकी सेना की अचानक बिगड़ी तबीयत के बारे में पता चला तो सबकी तरह मुझे भी लगा कि ये काम दुश्मनों का होगा, पर जब मैंने अपनी ताकतों से सच जानना चाहा तो मुझे मुग्धा को देखकर बहुत दुख हुआ। आर्यन बोला, तो आपने इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा? निष्ठा बोली, मैं आपको पहले बताना चाहती थी, लेकिन कल जो इन्होंने किया, उसके बाद मुझे इन्हें खुद बंदी बनाकर आपके सामने पेश करना पड़ा।
वो आदमी जिससे इन्होंने जहर भिजवाया था, उसे भी गिरफ्तार कर कैदखाने में रखा हुआ है। आर्यन ने सवाल किया, हम कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकते थे कि मुग्धा ऐसा कुछ कर सकती है। क्यों किया मुग्धा ऐसा? मुग्धा ने जवाब दिया, इस युद्ध की वजह से मेरे भाई और पिता सब मारे गए, आप बच गए। क्यों? मेरी माँ भाभी सब विधवा है आज। मेरा महल सूना पड़ा है और आप यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। क्यों? आर्यन ने जवाब दिया, लड़ाई में तो सैनिकों की जान जाती है। हमने नहीं मारा था तुम्हारे पिता या भाई को। युद्धभूमि में कितनों ने अपने पिता और भाई खोए हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि वो इस देश के लिए शहीद हुए। मुग्धा चिल्ला उठी, मुझे गर्व है पर आप पर उतना ही धिक्कार। आप मेरे दोस्त थे। निष्ठा ऐसे आर्यन के बारे में सुनकर गुस्से में उबल पड़ी और उसने मुग्धा को जुबान संभाल कर बोलने को कहा। आर्यन ने निष्ठा को रोककर मुग्धा को बोलने का आदेश दिया। मुग्धा गुस्से में सबके सामने बहुत उल्टा सीधा बोली। जब मुग्धा ने अपनी बात खत्म की, तो आर्यन बोला, आपने जो भी किया, वो राजद्रोह है। राजा की हार सबकी हार होती है। इसलिए आपको इस देश से निष्कासित किया जाता है। जो कोई भी आपको अपने राज्य में जगह देगा, उसे भी राजद्रोही माना जाएगा। मुग्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन आगे बोला, इससे पहले आपको 2 दिन का कारावास सुनाया जाता है। उसके बाद आर्यन सभा से उठकर चला गया। मुग्धा की बातों से वो बहुत आहत हुआ। वो उन लम्हों में खो गया जब मुग्धा और वो एक साथ थे। दोनों में कितना प्यार था। आज उसी मुग्धा से ऐसी बातें सुन उसका दिल टूट गया। इसी बीच निष्ठा सामने आई। उसने सवाल किया, आप मुग्धा की बातों से दुखी है? आर्यन बोला, नहीं तो। राजा को तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं ठीक हूँ। निष्ठा ने जवाब दिया, आप चलो मेरे साथ। फिर निष्ठा आर्यन को महल से बाहर बाग में ले गई। आर्यन ने जैसे कदम रखा, फूल उसके पैरों में गिरने लगे। निष्ठा बोली, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे राजा हो, सबसे अच्छे भाई हो। आर्यन हंस पड़ा। निष्ठा उसके गले लगकर बोली, मैंने आपको बहुत याद किया भैया। आर्यन बोला, मैंने भी। निष्ठा बोली, मुझे लगता है सब लोग हम दोनों से जलते हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं न इन सबको जले हुए बैंगन जैसे शक्ल बना के दम लूंगी। आर्यन जोर का हंसा, तुम न निष्ठा अभी भी वैसी हो, शैतान। फिर दोनों जने बातें करने लगे। आर्यन बोला, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। निष्ठा की हंसी गायब हो गई। क्या? और वो खड़ी हो गई। आर्यन बोला, हाँ। निष्ठा रूठ गई, मुझे आपसे बात नहीं करनी। और वो चली गई। आर्यन हंस पड़ा। निष्ठा जाकर गुस्से में झूले के पास बैठ जाती है। हर्ष और शिल्पा उसे ढूंढते हुए आते हैं और बोलते हैं, शुक्र है राजकुमारी, जो आप मिल गई। हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। आपने तो राजसभा में कमाल ही कर दिया। निष्ठा के चेहरे से खुशी गायब देखकर हर्ष बोला, क्या हुआ? आप मुझसे नाराज है क्या? निष्ठा बोली, सम्राट मेरी शादी करा रहे हैं। शिल्पा खुशी से कूदी। वाह, पर किससे? निष्ठा ने तुनक कर जवाब दिया, किसी से भी नहीं। हमें नहीं करना अभी कोई विवाह। हर्ष हंस पड़ा, अभी नहीं तो कब? निष्ठा बोली, कभी भी नहीं। मैं अपने भैया को छोड़ के नहीं जाऊंगी। हर्ष बोला, ओह राजकुमारी, ऐसा थोड़ी होता है, शादी तो करनी पड़ेगी। निष्ठा गुस्से में मुंह फेर लेती है। शिल्पा कहती है, अगर नहीं करनी तो क्या जबरदस्ती है? हर्ष बोला, इसकी बात मत सुनिए आप। शिल्पा बोली, आप हर्ष की मत सुनिए। हर्ष बोला, ये तो अक्ल से पैदल है, इसको मत सुनो। मेरी सुनो, मैं बता रहा हूँ ना। शिल्पा बोली, इसकी मत सुनना, ये तो बस लोहे का पुतला है, इसे क्या पता शादी क्या होती है। उन दोनों की बहस देख निष्ठा खींच गई और वो वहां से भी भाग गई। आर्यन ने मुग्धा के परिवार को रहने और भरण पोषण करने के लिए सभी सेवाएं दी। वही दूसरी तरफ आर्यन मुग्धा से मिलने जेल पहुंचा। मुग्धा एक अंधेरी कोठरी में बंद थी जहां पर रोशनी के नाम पर एक मशाल थी। एक घड़े में पानी था और कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी। एक दिन बीत गया था। आर्यन जब मुग्धा से मिलने पहुंचा तब उसने देखा कि मुग्धा जमीन में अपना सिर छुपाए बैठी है। आर्यन की परछाई जब उस पर पड़ी, तो उसने काजल फैली हुई आंखों से उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। आर्यन उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाया। मुग्धा उसे देखकर खड़ी हो गई। आर्यन की आंखें भीगी हुई थी। आर्यन ने उसकी बेड़ियां खोलते हुए बोला, आज से तुम इस देश से बाहर हो। मुग्धा ने कहा, धन्यवाद। मेरा बदला मेरे घरवालों से न लेने के लिए। आर्यन ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप जाने लगता है। मुग्धा बोली, ये युद्ध भी निष्ठा के लिए ही हुआ था ना? आर्यन रुक गया। मुग्धा बोली, कब तक? निष्ठा के लिए अपना और सबका खून बहाओगे? मर जाओगे तुम उसके लिए? आर्यन की आंखों में गुस्सा भर गया। आर्यन बोला, देशद्रोही से बात नहीं करता मैं। जाओ यहाँ से। मुग्धा बोली, हंस पड़ी। चलो माना, मैं देशद्रोही हूँ, पर कभी तुम्हें भी मुझसे प्यार था। आज तुम यहाँ अपने प्यार के लिए आए हो ना? आर्यन अब भी चुप ही था। मुग्धा बोली, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने सोचा नहीं था। आर्यन तपाक से बोला, मैंने भी नहीं सोचा था। इतनी भोली, मासूम लड़की, एक दिन ऐसा भी कुछ कर सकती है। एक वो राजगढ़ के राजा जिन्होंने अपन पिता को उसी युद्ध में खोया, लेकिन वो इसके बाद भी सेना लेकर हमारे लिए आए, और एक आप है। आप ऐसी हो सकती है? मुग्धा रोने लगी। आर्यन बोला, मुझे अब खुद से दुख है कि हमने कभी आपसे प्यार किया। जाइए, इस जन्म में दोबारा हम आपको देखना नहीं चाहते। ये सुनकर मुग्धा फफक कर रो पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि आर्यन ऐसे नफरत करेगा। आर्यन वहां से चला गया। मुग्धा ने उस जगह को हाथ लगाया जहां कुछ देर पहले आर्यन खड़ा था। उसके पैरों की मिट्टी को माथे लगाया और फिर रोकर बोली, आर्यन, मानती हूँ कि मैंने गुस्से में गलत किया, पर ये जो भी हुआ, रब तुम्हें खुशियां दे। इस जन्म न सही, किसी और जन्म में तुम्हारी होने का मुझे हक दे। मुग्धा कैदखाने से निकलकर अपने रास्ते निकल गई। उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, आगे क्या होगा। मुग्धा को सजा सुनाकर आर्यन का मन खुद से रूठा हुआ था, और वो मुग्धा की सलामती की दुआ भी मांग रहा था। आर्यन ने मुग्धा के किए इस धोखे से उबर कर आगे बढ़ने में ही समझदारी रखी। वक्त बीतने लगा। निष्ठा की शादी को लेकर आर्यन बहुत गहराई में सोचने लगा। निष्ठा बहुत परेशान थी। जब भी वो शादी की बात सुनती, आर्यन से रूठ जाती। आर्यन उसके रूठने से रुकने वाले नहीं था। बहुत जल्द निष्ठा के लिए योग्य वर की तलाश शुरू हो गई। बहुत से राजा आर्यन से मिलने के लिए आने लगे, पर हैरानी की बात ये थी कि कोई भी आर्यन तक पहुंच ही नहीं पाता था। उन सभी राजाओं को इंद्रप्रस्थ के जंगलों में लूटा जाने लगा। वो लुटेरे कब आते, कब जाते, किसी को कुछ पता नहीं लगता। वो उन राजाओं का ऐसा हाल करते कि आर्यन के सामने जा ही नहीं सकते थे। आर्यन इस बात से हैरान था। वो लुटेरे और किसी भी राजा को कुछ नहीं कहते थे, सिवाय उसके जो निष्ठा के लिए रिश्ता लेकर आता था। जैसे मानो वो चाहता न हो कि निष्ठा का रिश्ता पक्का हो जाए। हर राजा उन डाकुओं से इतना खौफ में था कि आर्यन से बिना मिले ही निष्ठा के रिश्ते को ना कर देते थे। आर्यन ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। एक दिन फिर आर्यन निष्ठा को शादी के लिए कहते हैं। निष्ठा जब नाराज हो गई तो आर्यन ने कहा, राजगढ़ के राजा है अक्षत। तुम उन्हें जानती भी हो। उन्होंने युद्ध में हमारी बहुत सहायता की है। निष्ठा इतना सुनते ही चली जाती है। आर्यन बोलता रहता है। आर्यन कहता है, वो हमारे दोस्त है। आज वो हमसे मिलने आ रहे हैं। पर निष्ठा समझती है कि वो उसकी शादी अक्षत से करवाना चाहते हैं। उस वक्त जब अक्षत इंद्रप्रस्थ के जंगलों से होता हुआ राज्य में आ रहा था, अचानक 3 नकाबपोश उसके रथ पर पेड़ से उतरे। उन्होंने फौरन ही अक्षत पर धावा बोल दिया। एक लुटेरा बोला, वापस लौट जाओ। राजकुमारी से विवाह का सपना कभी मत देखना। अक्षत बोला, राजकुमारी कौन? दूसरा बोला, वही जिससे शादी करने आए हो। अक्षत बोला, मैं यहाँ अपने दोस्त सम्राट से मिलने आया हूँ। तीसरे ने बोला, क्यों? खत लिखना नहीं आता क्या? अक्षत ने कहा, इससे तुम्हें मतलब? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। पहले ने कहा, वरना क्या? अक्षत ने अपनी तलवार निकाली और फिर उन तीनों की धुलाई कर दी। फिर दूसरा पहले को बोला, इसके रथ में कोई शगुन भी नहीं है, शायद ये सच बोल रहा है। इतनी मार खाने से अच्छा है हम भागते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो तीनों भाग जाते हैं। अक्षत महल पहुंच जाता है।
आर्यन खुश होकर उसका स्वागत करता है। उसके हाथ पे लगी चोट देखकर आर्यन सवाल पूछता है। तब अक्षत उसे रास्ते में हुई उन लुटेरों से मुठभेड़ के बारे में बताता है। आर्यन ये सुन हैरान रह जाता है। अक्षत कहता है, आखिर राजकुमारी के विवाह में उन डाकुओं को क्या दिलचस्पी हो सकती है? आर्यन कहता है, मैं खुद इन डाकुओं से बड़ा परेशान हूँ। इनका कोई ठिकाना भी नहीं। पूरा जंगल जाने कितनी दफा छाना है पर इनका कोई सुराग नहीं। कब आते हैं, कब जाते हैं, कुछ नहीं पता। अक्षत बोला, वो 3 लोग हैं, जिनमें से 2 तो बहुत अच्छी तलवारबाजी करते हैं, जैसे पक्के योद्धा हो। मुझे भी गलती से पकड़ लिया था। आर्यन ने पूछा, फिर आप बचे कैसे? अक्षत ने कहा, पहला कि मैं उनसे लड़ा और दूसरा उनको मेरे रथ में कोई शगुन नहीं दिखा। दोनों हंस पड़े। निष्ठा उन दिनों महल में नहीं थी। वो दूसरे राज्य में अपनी सहेली की शादी में थी। अक्षत निष्ठा की एक तस्वीर देखता है और पूछता है, ये क्या ये निष्ठा है? आर्यन बोला, हाँ, मेरी निष्ठा। अक्षत मुस्कुराया, काफी बड़ी हो गई है। आर्यन हंसा, तुम भी तो। आर्यन ने अक्षत से निष्ठा की बात की। अक्षत बोला, मुझे मंजूर है लेकिन निष्ठा की भी मर्जी होनी चाहिए। वो आपके कहने पर हाँ तो कर देगी, पर मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खुशी से मुझे हाँ कहे। आर्यन मान जाता है। फिर आर्यन कहता है, उन लुटेरों का क्या करे? उन्हें पकड़ने का कोई सुराग भी नहीं। अक्षत बोला, उन लुटेरों को पता कैसे लग जाता है कि कोई राजकुमारी के लिए रिश्ता लेकर आया है? आर्यन का सिर चकराया। आर्यन बोला, हाँ, इसका मतलब कोई महल से ही उन लोगों से जुड़ा हुआ है। पर कौन? अक्षत बोला, जो कोई भी है, आप ये बात हम दोनों में ही रहने देना। किसी को इसकी भनक मत लगने देना कि निष्ठा को लेकर हम दोनों में कोई बात हुई है। आर्यन बोला, आप ठीक कह रहे हैं। उन लुटेरों को पकड़ने के लिए हमें ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते रहना चाहिए। अक्षत के जाने के बाद कुछ दिनों में निष्ठा भी वापस आ गई। अक्षत की बातों से आर्यन भी सहमत था कि हो न हो कोई महल से ही खबर उन डाकुओं तक पहुंचाता है। उस रात आर्यन और निष्ठा खाना खा रहे थे जब आर्यन ने कहा, निष्ठा, कल सुबह सरूपंगा के महाराज आपके लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। निष्ठा ने गंभीरता से आंखें ऊपर की। फिर उसने शिल्पा की ओर देखा। शिल्पा भी गंभीर हो गई। निष्ठा ने पूछा, और कौन कौन आ रहा है? मेरा मतलब है कोई सेना, कोई रानी या बस अकेले ही? आर्यन बोला, नहीं बस वो। कुछ सैनिक होंगे सुरक्षा के लिए। निष्ठा और शिल्पा हंस पड़ी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? आप हंसी क्यों? निष्ठा बोली, नहीं, कहाँ भैया, मैं थोड़ी ना हंसी। कल की कल देखेंगे, अभी हम खाना खाते हैं। आर्यन खुश होकर चला गया। फिर शिल्पा निष्ठा के पास आई। शिल्पा बोली, सुरक्षा के लिए सैनिक? फिर दोनों हंस पड़ी। निष्ठा ने बोला, हर्ष कहाँ है? बुलाओ उसे। अगली सुबह उस जंगल में एक राजा अपने रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहा था। वो दिखने में थोड़ा बूढ़ा और शरीर से अच्छा तगड़ा था। जब वो उस जंगल के बीचों बीच आया तो 3 लुटेरे उसके रथ पर एक साथ पेड़ से गिर पड़े। उन तीनों ने काले रंग के कपड़े पहने थे और तीनों के चेहरे भी काले कपड़े से ढके थे। उनमें से एक का नाम रोबिंदो था जो इस छोटी सी लुटेरों की टोली का सरदार था। उन तीनों ने उस राजा पर हमला किया लेकिन वो राजा भी बड़ा शक्तिशाली था। उसकी एक तलवार के वार से एक साथ तीनों जमीन पर गिरे। उन तीनों को उस बूढ़े राजा पर काबू कर पाना मुश्किल था। उसकी एक पटकनी से तीनों की चीखें निकल जाती थी। उन चारों का जबरदस्त युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते उस राजा ने रोबिंदो के पैर पर तलवार मारी, जिससे उस लुटेरे का पैर लहूलुहान हो गया। अपने सरदार को यूं घायल देख दूसरा लुटेरा उस राजा पर हमला करता है। वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है पर राजा अपने सिर को उसके सिर के साथ मारकर उसे चकरा देता है और वो गिर जाता है। जमीन पर गिरते हुए उसके हाथ में उस राजा का एक लॉकेट भी आ जाता है। अपने साथी को यूं मार खाते देख रोबिंदो फिर खड़ा होता है और तलवार लेकर हमला करता है। तभी पीछे से रोबिंदो का साथी कहता है, ये तो सम्राट आर्यन है। इतना सुनते ही रोबिंदो के हाथ कांपने लगते हैं। आर्यन अपनी नकली मूछें उतार कर फेंक देता है और वो जो भी वार करता रोबिंदो खुद को बचाता। दोबारा उस पर रोबिंदो या उसके किसी भी साथी ने वार नहीं किया।
पिट चाहे गए हो पर किसी ने वार नहीं किया। फिर रोबिंदो ने आंखों में धूल फेंक दी। आखिर क्यों आर्यन को देख वो लुटेरे हमला नहीं कर पाए? कौन है रोबिंदो? चैप्टर 15 निष्ठा का राज। आर्यन को सामने देखते ही वो लुटेरे भाग गए। आर्यन इस पहेली में उलझ गया था। अगर वो लुटेरे थे तो बिना लूटे बस मुझे देखते ही क्यों भाग गए? जैसे वो मुझे नुकसान नहीं करना चाहते थे। आर्यन मंत्रियों के साथ बैठकर मशवरा कर रहा था। उन्हें पकड़ने के लिए खास योजना की तैयारी चल रही थी। शाम को आर्यन ने निष्ठा को कुछ पैरों से लंगड़ाते देखा। आर्यन निष्ठा के पास आया और उसकी ऐसी हालत का कारण पूछा। निष्ठा कुछ भी कह नहीं पाई। वो अचानक से डर के मारे कांपने लगी। वो भैया, हम। हर्ष ने मौका संभालते हुए बोला, दरअसल राजकुमारी के पैरों में मोच आ गई। आर्यन बोला, फिर आप ऐसे क्यों घूम रही है? जाकर आराम कीजिए। निष्ठा, जी भैया, बोल चली गई। कमरे में जाकर निष्ठा ने चैन की सांस ली। जब उसने कपड़ा हटाकर ऊपर देखा तो उसका सारा पैर खून से भरा था। उसे दर्द भी हो रहा था। शिल्पा और हर्ष दोनों उसकी पट्टी करने लगे। निष्ठा दर्द से कराह रही थी। हर्ष बोला, धीरे राजकुमारी। शिल्पा बोली, बस अभी आराम आ जाएगा। निष्ठा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। हर्ष और शिल्पा ने पट्टी कर दी। निष्ठा ने खड़े होने की कोशिश की पर वो खड़ी ना हो सकी। शिल्पा बोली, आज तो हम जैसे बचे हैं वो तो हम लोग ही जानते हैं। निष्ठा बोली, अच्छा हुआ हर्ष, जो आपने वक्त रहते बता दिया कि वो सम्राट है। हर्ष बोला, इतनी मार खाने के बाद तो मुझे वैसे ही पता लग गया था कि हो न हो वो सम्राट ही है। उसके बाद निष्ठा याद करती है कि कैसे उसने अपनी शादी के लिए आने वाले सभी रिश्तों को ऐसे ही रोबिंदो डाकू बनकर डराया था। हर्ष ने सवाल किया, क्या हमें सच में ये करना चाहिए था राजकुमारी? निष्ठा ने गहरी सांस भरकर कहा, पता नहीं। शिल्पा ने कहा, अगर आप एक बार सम्राट से कहेंगी कि आपको शादी नहीं करनी, तो क्या वो आपका साथ नहीं देंगे? निष्ठा बोली, पता नहीं। हर्ष बोला, तो क्या पता है? निष्ठा, बस ये पता है कि मैं सम्राट आर्यन के बिना नहीं रह सकती। मुझे हमेशा उनके साथ रहना है। वो ही मेरी दुनिया है और मेरी इस दुनिया में कोई नहीं आ सकता। शिल्पा बोली, आपको नहीं लगता जब सम्राट को ये पता चलेगा कि वो रोबिंदो डाकू कोई और नहीं आप है, तो उनका विश्वास टूट जाएगा? निष्ठा बोली, मैं उन्हें कभी पता नहीं लगने दूंगी। हर्ष बोला, आपके चक्कर में न मैं और शिल्पा जरूर मारे जाएंगे। इतनी बुरी तरह से मारा है कि मैं कई दिन तक अब ठीक से करवट भी नहीं ले पाऊंगा। शिल्पा और निष्ठा उस पर हंस पड़े। शिल्पा ने उस कंधे पर हाथ रखा और हर्ष दर्द से चिल्लाया, आ, छोटा ओ, बड़ा ओ। वो दोनों फिर हंसे और हर्ष अपने कंधे पर मरहम करने लगा। निष्ठा बोली, तुम दोनों जाओ और शिल्पा हर्ष की चोटों पर मरहम कर दो। अब मुझे सोना है। वो दोनों, जी राजकुमारी, बोल चले गए। निष्ठा अपने बिस्तरे पर लेटी हुई चांद को देखकर कहती है, किसी को नहीं आने दूंगी मैं। फिर हंसती हुई वो करवट लेकर सो गई। वही राजगढ़ में राजा अक्षत यानी कि पिछले जन्म का सिकंदर निष्ठा को याद करता है, चांद को देखता है और कहता है, अपने वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है निष्ठा। जाने वो कैसी घड़ी होगी जब तुम मेरे सामने होगी। कभी मुझे तुमसे नाराजगी थी पर एहसास हुआ वो सब यूं ही था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। उधर आर्यन बार बार उसकी और उन डाकुओं के बीच हुई मुठभेड़ को याद कर रहा था। आर्यन सोचता है, हो न हो इस महल का ही कोई भेदी उस डाकू से मिला है। रोबिंदो के दाहिने पैर पर मैंने तलवार मारी थी। जख्म बहुत गहरा हुआ होगा। अगर वो यहाँ है, इस महल में, तो जरूर उसका पैर जख्मी होगा। वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा होगा। मुझे देखना होगा कि महल में वो कौन है जो जख्मी है। आर्यन को ये बात भी परेशान कर रही थी कि उन लुटेरों को ये कैसे पता लग जाता है कि जंगल के इतने रास्तों में से कोई उस रास्ते से आ रहा है। आर्यन ने रात को ही अपना सेनापति बुलाया और सभी पर कड़ी नजर रखने को कहा। पूरे महल की खास निगरानी हो रही थी। उधर हर्ष और शिल्पा एक साथ थे। शिल्पा उसके घावों पे मरहम लगा रही थी। शिल्पा ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे तो बड़े योद्धा बनते हो।
पिटकर आ गए। हर्ष बोला, देखो, तुम फालतू बोलो मत। तुम्हें क्या पता कैसे सम्राट ने हवा में उठा उठा कर पटका। शिल्पा हंस पड़ी। शिल्पा बोली, काश तुम्हारी जुबान भी खींच देते। बहुत बोलते हो तुम। हर्ष बोला, जो ये सब कुछ चल रहा है ना, उसके बाद तो आंखें, जुबान सब बंद हो जाएगा। शिल्पा घबराए। श ऐसी मनहूस बातें नहीं करते। हर्ष बोला, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो कोई आगे पीछे भी नहीं। कुछ हो गया तो किसी के रोने की फिक्र नहीं। शिल्पा ने हर्ष के कंधे पर एक जोर से हाथ मारा। हर्ष चिल्लाया, क्या कर रही हो, दुख रहा है मुझे। शिल्पा बोली, तुम ऐसे मत बोला करो। अब सुनो, तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। सुबह तक चोटें ठीक हो जाएगी। शिल्पा के जाने के बाद हर्ष मुस्कुराया। हर्ष ने बाहर सैनिकों की आवाजाही देखी। उसने एक सैनिक से पूछा, ये कैसी अफरा तफरी है। उसने कहा, मंत्री जी का आदेश है, सबकी तलाशी ली जाए। हर्ष ने पूछा, लेकिन क्यों? सैनिक इसका जवाब नहीं दे पाया। कुछ देर में शिल्पा हर्ष के लिए दूध ले आई। हर्ष ने कहा, लगता है सम्राट को शक हो गया है। शिल्पा बोली, फिक्र मत करो, राजकुमारी ने महल में कुछ रखा ही नहीं, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। हर्ष ने पूछा, तुम राजकुमारी से बहुत प्यार करती हो ना? शिल्पा बोली, मैं तो एक मामूली सी लड़की थी, राजकुमारी ने मुझसे दोस्ती की और हमेशा के लिए अपने साथ महल में ले आई। कभी मुझे दासी जैसा महसूस नहीं होने दिया। अपने कपड़े, गहने सब मुझे दे देती है। हर्ष बोला, राजकुमारी बहुत सुंदर और दिल की अच्छी है, बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा करती है। शिल्पा हंस पड़ी, वो तो है। शिल्पा ने आगे सवाल किया, आपने नहीं बताया कभी कि आप आम इंसान क्यों बने? हर्ष बोला, मेरा एक छोटा सा राज्य था, राजा हिमान के साथ युद्ध हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, माँ पिताजी सब खत्म हो गया। शिल्पा ने पूछा, कभी बदला लेना नहीं चाहा? हर्ष बोला, सम्राट आर्यन ने उसे मारकर उसे सजा दे दी। शिल्पा बोली, वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं राजकुमार। हर्ष बोला, राजकुमार नहीं, मुझे हर्ष ही बोला करो। अब मैं एक अंगरक्षक हूँ, राजकुमारी निष्ठा का अंगरक्षक। शिल्पा मुस्कुराई। इसी बीच हर्ष ने जाती हुई शिल्पा का दुपट्टा पकड़ लिया। शिल्पा की सांसें रुक गई। वो पीछे पलटी, न कुछ सोचा न समझा और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई? उसने दुपट्टा वापस खींचा और आगे चल दी। हर्ष उसे कुछ कहता, वो जा चुकी थी। अगली सुबह जब आर्यन और निष्ठा खाने के वक्त मिले तो निष्ठा ने आर्यन के हाथों में पट्टी बंधे देखा। निष्ठा ने हैरानी से उस चोट को लेकर सवाल किया। आर्यन ने जवाब दिया, एक रोबिंदो डाकू है जो अपने 2 साथियों के साथ हमारे राज्य में आने वाले राजाओं पर हमला करता है। उससे लड़ते वक्त ये घाव लग गया। फिक्र मत कीजिए, छोटा सा ही है, ठीक हो जाएगा। निष्ठा याद करती है कि कल कैसे ये वार उसके हाथों से आर्यन पर हुआ था। उसकी आंखें भर जाती है। आर्यन पूछता है, आपकी मोच कैसी है पैर की? निष्ठा, जी बस थोड़ा सा फर्क है। आर्यन बोला, अभी कुछ दिनों तक वो डाकू हमला नहीं कर पाएंगे। हमने उन्हें काफी जख्मी कर दिया है, उन्हें वक्त लगेगा। निष्ठा की सांसें सूख गई। आर्यन अपना खाना खत्म कर चला गया। घबराई हुई निष्ठा ने पानी का पूरा गिलास गटक लिया। शिल्पा ने उसे हौसला दिया। थोड़ी देर में हर्ष भी आ गया। उसे आता देख शिल्पा वहां से चली गई। हर्ष को देखते ही वो बोली, अच्छा हुआ जो आप आ गए। हर्ष बोला, कल रात को महल में छानबीन हो रही थी। सम्राट को यकीन है कि डाकू या उनसे जुड़े लोग इसी महल में है। निष्ठा हैरान हुई। क्या? तभी सम्राट आर्यन पर्दे के पीछे से उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। आर्यन अपने कमरे में गया। उसे ये बातें हैं हजम नहीं हो पा रही थी कि वो सब जो इतने महीनों से डाकू बनकर सबको डरा रहा था वो कोई और नहीं निष्ठा है। पर निष्ठा ऐसा क्यों कर रही है? ये उसकी समझ से बाहर था। आर्यन का दिल ये सोचकर टूटा जा रहा था कि निष्ठा उसे धोखा दे रही है। निष्ठा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आर्यन ने निष्ठा के लिए जाल बिछाया। शिल्पा को बुलाकर राजकुमारी को तैयार करने के लिए कहा। ये बात जब निष्ठा तक पहुंची तो वो गुस्से में आ गई। वो फौरन आर्यन के पास पहुंची। आर्यन ने उसकी बात टालते हुए कहा, अभी रोबिंदो और उसके लोग घायल पड़े अपना इलाज करा रहे होंगे।
यही सही वक्त है जब हम आपका रिश्ता पक्का कर सकते हैं। निष्ठा ने पूछा, कौन कौन आ रहा है इस बार? आर्यन उसकी तरफ पीठ करते हुए मुस्कुराया, फिर जानबूझकर बोला, इस बार हिमगढ़ के राजा आ रहे हैं। निष्ठा चौकन्ना होकर सुनती है। निष्ठा फिर पूछती है, किस रास्ते से आएंगे वो? सम्राट उसकी चालाकी को समझते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं वो सब देख लूंगा। निष्ठा बोली, नहीं भैया, हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर आपको पता है तो आप उस रास्ते अपने सैनिक बिठा दीजिए। अगर फिर से डाकू आ गए तो मुझे यकीन है उनकी आपने बहुत पिटाई कोई होगी, मगर फिर भी सुरक्षा के लिए। आर्यन पीछे मुड़कर गंभीरता से बोला, काफी अच्छा विचार है। वैसे वो मंदिर वाले रास्ते से आएंगे। निष्ठा और भी चौकनी हो गई और इजाजत लेकर वहां से चली गई। वो जंगल घना था। एक बार फिर आर्यन भेस बदलकर रोबिंदो को पकड़ने के लिए उस जंगल में पहुंचे। खुद को हिमगढ़ का नकली राजकुमार बनाकर वो उस जंगल के बीचों बीच आए। पूरा जंगल सुनसान था, न जानवर, न कोई इंसान। आर्यन चौकना घोड़े पे सवार होकर चल रहा था। कोई हलचल नहीं थी। अचानक उसके सामने दो काले लिबास में मुंह ढके दो आदमी खड़े थे। उनके हाथों में तेजधार तलवार थी, आंखें बेखौफ थी। आर्यन ने दिल में सोचा, ये लोग तो दो है, शायद निष्ठा इनमें नहीं है। आर्यन ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उन दोनों में डाकुओं में से एक निष्ठा थी और एक हर्ष था। शिल्पा आज उनके साथ नहीं थी। हर्ष और निष्ठा कल की लड़ाई से पहले ही घायल थे, इसलिए उनसे लड़ पाना मुश्किल था। पर इस बार भी उन दोनों को जरा भी इल्म नहीं था कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो सम्राट ही है। आर्यन को यकीन था, इनमें से एक भी निष्ठा नहीं होगी। आर्यन उन दोनों पर भारी पड़ा। लड़ते हुए निष्ठा का नकाब हट जाता है, पर इससे पहले कि आर्यन उसे देख पाता वो अपना चेहरा दोबारा ढांक लेती है। सिर्फ आर्यन ही नहीं, उसकी सेना भी उन दोनों पर हमला कर बैठी। सैनिकों को देखकर निष्ठा और हर्ष समझ गए कि वो आज भी किसी राजकुमार या राजा से नहीं, सम्राट आर्यन से ही लड़ रहे हैं। ये सच जानते ही निष्ठा और हर्ष ने आर्यन पर हमला नहीं किया, पर खुद को उसके वार से बचाते रहे। आर्यन बहुत आक्रामक हो चुका था और वो उसे जरा भी नुकसान नहीं कर रहे थे। आर्यन ने एक बार फिर निष्ठा के उसी पैर पर वार किया जिस पर कल किया था। निष्ठा पूरी तरह से तड़प गई। हर्ष उसे बचाने आगे आया। आर्यन ने उसकी भी खूब धुलाई की। तब आर्यन की नजर निष्ठा के सुमुखी पर गई, वैसा ही लॉकेट जो आर्यन ने पहना था। आर्यन का दिल ये सोचकर दहल उठा कि सामने नकाबपोश जो जख्मी है वो निष्ठा है। आर्यन ने तलवार वही छोड़ दी। आर्यन की सेना ने निष्ठा उर्फ रोबिंदो डाकू और उसके साथी को घेरे में ले लिया। क्या खुल जाएगा निष्ठा का राज? क्या टूट जाएगा आर्यन का विश्वास?